नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका जो है हम डिस्कस करेंगे और हिमाचल प्रदेश की ये साप्ताहिक पत्रिका है। सितंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये जो है हमारे पास तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट से जो है हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सितंबर महीने के 2 पार्ट और बाकी प्रीवियस जितने भी मंथ रहे हैं उन सभी को जो है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो डेफिनेटली अभी एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो अभी जो है जो एचएएस का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है कुछ पॉइंट हमें देखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन एचएएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बोलते हैं व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट इन हिमाचल प्रदेश एज ऑफ 2020। तो बोलते हैं कि 2020 तक हिमाचल प्रदेश की जो क्रूड बर्थ रेट थी वो क्या थी। देखो, एक जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उसके द्वारा एक बुलेटिन निकाली गई और 2022 की ये बुलेटिन है। इसमें जो है इन्होंने 2020 का अनुमान लगाया क्रूड बर्थ रेट का, और इन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो बर्थ रेट अनुमानित लगाई वो लगाई 15.3। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो एचएएस में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये 15.3, ये आपने ध्यान रखना है। एचएएस के अलावा आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है वो पंजाब की भी जो है वो निकाली। तो पंजाब की जो है वो कितनी थी, पंजाब की थी 14.3। ऑप्शन 14.3 जो है वो पंजाब के लिए सही होगा। और 19.9 की बात करें तो ये हरियाणा की जो था इन्होंने अनुमानित लगाई, हरियाणा की जो था ये अनुमानित लगाई गई। 16.6 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, उसकी जो है ये अनुमानित लगाई गई। तो जरूरी नहीं कि आपसे हिमाचल की पूछी जाए, हो सकता है आपके पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब ये सारे ऑप्शन दे दिए जाए और मैच करने को जो है वो आपको बोल दिया जाए। ठीक है, तो मैच भी आपको आना चाहिए। 14.3 पंजाब की, 19.9 हरियाणा की, 16.6 उत्तराखंड की। और ओवरऑल इंडिया की देखी जाए तो ओवरऑल इंडिया की इनके द्वारा जो था वो 19.5 जो था वो एक्सपेक्टेड थी। ये जो था वो इम्पोर्टेंट डाटा है। 19.5 जो था ओवरऑल इंडिया की थी, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये सारा आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से होपफुली क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटली गिरिराज बेस्ड है। अभी बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हाउ मच अमाउंट प्रोवाइडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर रेंटेड अकोमोडेशन टू द पीपल लिविंग इन दी रिलीफ कैंप्स इन रूरल एरियाज। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर आया, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ से बहुत सारे लोग जो था वो बेघर हो गए। अब बेघर हो गए लोग तो सरकार ने क्या किया, उन सभी को जो था वो रिलीफ कैंप में ठहरा दिया। किसी को वो स्कूल में, कुछ लोगों को अगर नज़दीकी स्कूल है तो वहाँ पर रहने के लिए जगह मिल गई, कुछ लोगों को पंचायत घरों में जगह मिल गई। उस तरह से जो है वो हुआ। अब सरकार ने कहा कि ये लोग अगर किराए का आवास लेने की इच्छा रखते हैं तो उनको भी सहायता हम दे देंगे जब तक उनका घर बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो सरकार ने क्या कहा है कि हम कितना जो है यहाँ पर सहायता देने के लिए तैयार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 पर मंथ जो है वो देने की बात कही गई है। 5,000 जो है ये पर मंथ देने की बात कही गई है। और अगर हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में, तो अर्बन एरिया में जो है ये अमाउंट 10,000 जो है वो रखा गया है। वहाँ पर 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता जो है वो देने की बात जो है वो सरकार करती है। अब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए सरकार ने ये भी रखा है कि उनको निःशुल्क घरेलू रसोई गैस कनेक्शन की एक किट भी जो है वो प्रदान की जाएगी ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब गैस तो दे देंगे परंतु अनाज कहाँ से आएगा। तो सरकार ने कहा कि इन लोगों के परिवारों को 20 केजी गेहूँ मिलेगा, और गेहूँ का आटा जो होगा वो मिलेगा, गेहूँ नहीं 20 केजी जो है वो गेहूँ का आटा मिलेगा। 15 किलो इनको चावल दे देंगे और 3 किलो जो है वो दालें मिल जाएंगी। 1 लीटर जो है वो सरसों का तेल मिल जाएगा। 1 लीटर जो है वो सोया रिफाइंड तेल मिल जाएगा। 1 किलोग्राम डबल फोर्टिफाइड नमक जो होता है वो मिल जाएगा और 2 किलोग्राम चीनी मिल जाएगी। और ये सारी की सारी जो है वो फ्री में होगी। तो ये सहारा जो है वो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनको सरकार ने अपनी तरफ से देना चाहा और इस तरह से जो है ये पूरी बात आई। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि आपदा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है। तो ये आप नोट करें यहाँ से जितना भी हमने जाना। 5,000 यहाँ पर लिखा भी गया है, थोड़ा सा जानकारी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखी भी गई है जानकारी कि डिज़ास्टर से जो मानसून डिज़ास्टर जो आया उससे जो लोग प्रभावित हुए 5,000 जो है वो देने की बात कही गई है। जो रिलीफ कैंप में थे लोग अब रेंटल प्रॉपर्टी जो है वो ले सकते हैं। 10,000 रुपया जो है वो अर्बन एरियाज़ में जो है ये इनको देने की बात कही गई है जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ से तो आपका कवर अप होना चाहिए।
अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं इन विच मंथ नेक राम शर्मा, इन विच ईयर होगा यहाँ पर वैसे, इन विच ईयर नेक राम शर्मा अ फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किसान हैं नेक राम शर्मा, इनको किस माह में, नहीं ईयर होगा यहाँ पर साल, ये आपने ध्यान रखना है, इनको किस साल जो था वो पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो नेकराम जी का नाम आपने सुना होगा कि इनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिला, इनको वर्ष 2023 में ही जो है ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इनको 2023 में ही ये पद्मश्री अवार्ड मिला है। क्यों इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है और क्यों ये चर्चा में जो था वो फिर से आए। अब देखो, इनको पद्मश्री अवार्ड कब का मिल चुका है, परंतु प्राकृतिक खेती का एक आर्टिकल आया था जहां पर इनका जिक्र किया गया था। कहा गया है कि किसान नेकराम शर्मा को जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और इन्होंने प्राकृतिक खेती में जो है वो सराहनीय काम जो है वो किया हुआ है। ये कहाँ के हैं, पहले ये भी पता होना चाहिए। मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो हैं ये रहने वाले हैं। अगर पूछा जाए कि कहाँ के हैं पद्मश्री नेकराम शर्मा, तो ये मंडी जिले के हैं। इन्होंने प्राकृतिक परंपरा तरीके से जो है जो लुप्त हो रहे अनाज है, लुप्त हो रहे 9 अनाज उगाकर इन्होंने जो है वो पद्मश्री अवार्ड जो था वो हासिल किया। ऐसे अनाज जो लुप्त हो रहे थे, इन्होंने ऐसे 9 अनाजों को उपाया और जिसको उगाकर जो है इन्हें बड़ी उपलब्धि हासिल हुई और इन्हें जो है वो पद्मश्री से नवाजा गया। ये आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल में जो है वो उपलब्धियां दी गई थी कि प्राकृतिक खेती में जो है वो किस तरह से सरकार काम कर रही है। तो मंडी के ही बताया गया था कि 35,000 से अधिक किसान जो है वो प्राकृतिक खेती के साथ जो है वो खुद को जोड़ चुके हैं और सरकार जो है वो अलग अलग योजनाएं भी चला चुकी हैं, जैसे कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी जो है वो इसको कहा गया। अभी तक जो है वो इसके तहत जो है वो 1,71,063 फार्मर को जो है वो लाया जा चुका है, जो डाटा अवेलेबल था। और अगर हम भूमि की बात करते हैं तो 9,464 एकड़ भूमि को जो है वो लाया जा चुका है। ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो, सरकार, आपको पता है कि सरकार कहती है कि आप खेती करो, हम आपको अलग अलग तरह से सब्सिडी भी जो है वो देंगे। तो सरकार अलग अलग योजनाओं के ऊपर जो है वो सब्सिडी भी देती है। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके ऊपर सब्सिडी दी जाती है और किस किस तरह की सब्सिडी जो है वो दी जाती है। सरकार कहती है कि अगर आप सोलर फेंसिंग करना चाहते हैं तब भी हम आपको सब्सिडी देंगे। सोलर फेंसिंग के लिए सरकार कहती है कि आप अकेले नहीं, मतलब जैसे मान लो ये खेत आपका है, ये आपके पड़ोसी का खेत है और ये किसी तीसरे पड़ोसी का खेत है और ये फिर से आपका खेत है, ये आपके किसी दूसरे पड़ोसी का है और ये आपके तीसरे पड़ोसी का खेत है। अब आप इस तरह से सोलर फेंसिंग करना चाहते हैं चारों तरफ से। सरकार कहती है कि अगर आप 3 लोग मिलकर सोलर फेंसिंग करते हैं या 3 से ज़्यादा लोग होते हैं तब हम आपको जो है वो 85% सब्सिडी जो है वो दे देंगे। 85% सब्सिडी जो है वो सरकार देने की बात कहती है। अब सरकार कहती है कि अगर ये आपका खेत है, ये आपके पड़ोसी का है, परंतु यहाँ पर आपका है, अब आप अपना ही खेत जो है वो सोलर फेंस करना चाहते हैं, तब हम आपको जो है वो 80% सब्सिडी ही जो है वो इंडिविजुअल बेस पर देंगे। ये ध्यान रखें। और एंटी हेल नेट्स जो होते हैं उनके ऊपर भी सरकार सब्सिडी देने की बात कहती है। 80% तक की फाइनेंशियल हेल्प जो है वो सरकार वहाँ पर देने की बात कहती है। आपके पास ग्रीन हाउस है, सरकार कहती है उसको भी रेनोवेट आप कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपको सब्सिडी देंगे। 70% सब्सिडी देने की बात जो है वो सरकार वहाँ पर भी कहती है। तो ये 3 सब्सिडीज आपने पढ़ ली जो अलग अलग रूप से सरकार के द्वारा दी जाती हैं ताकि किसानों को दिक्कत ना आए और किसान जो है खेती कर पाएँ। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। आई थिंक इतना काफ़ी है। 2-3 सब्सिडीज हमने जान ली, एक किसान के बारे में जान लिया जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, कहाँ से ये हैं, इन्होंने किस तरह की फसल उगाई थी, कौन से ईयर में इनको अवार्ड दिया गया, वो सारी बातें हमने क्लियर कर ली। अगला क्वेश्चन देखें जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बोलते हैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश अट्रैक्टेड हाउ मैनी टूरिस्ट टिल नवंबर 2022। तो बोलते हैं कि नवंबर 2022 तक हिमाचल प्रदेश ने जो है वो कितने टूरिस्ट अट्रैक्ट किए हैं या कितने टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो, टूरिस्ट की बात की जाती है ना, तो अभी टूरिज्म सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो हुआ आपदा से, तो वहीं से जो है ये क्वेश्चन हमने डिराइव किया। और इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि अभी देखो टूरिज्म सेक्टर जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है लगभग, खासकर कुल्लू मनाली का जो टूरिज्म सेक्टर है, तो इसलिए जो है ये चर्चा में आया। अब यहाँ से ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि पूछ लिया जाए। अब आप ध्यान रखना है यहाँ से कि टूरिज्म सेक्टर जो है वो 139.23 लाख टूरिस्ट को जो है वो अट्रैक्ट किया इन्होंने नवंबर 2022 तक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अब देखो 139.23 लाख लोगों को जो था वो इन्होंने जो है वो अट्रैक्ट किया टूरिज्म सेक्टर ने। इसमें से कुछ ऐसे थे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे,
यानी कि इंडिया के ही टूरिस्ट थे और कुछ ऐसे थे जो फॉरेनर थे। ठीक है, तो कितने डोमेस्टिक थे और कितने जो था वो फॉरेनर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक की बात करें तो 138.97 लाख जो टूरिस्ट थे ना वो डोमेस्टिक थे, घरेलू थे, इंडिया से ही आए थे। और 0.26 रिमेनिंग जो टूरिस्ट थे ना, 0.26 लाख टूरिस्ट जो थे वो फॉरेनर थे। अब इंडिविजुअली पूछा जाए आपसे कि कितने जो था वो डोमेस्टिक थे, कितने फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ पर आए 2022 तक, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब टूरिज्म सेक्टर की ही अगर हम बात करते हैं तो आपको एक और क्वेश्चन पता होना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक टूरिज्म सेक्टर में जो है वो काफ़ी जो है वो हेल्प हिमाचल प्रदेश की कर रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है वो अलग अलग योजनाएं भी जो है वो टाइम टू टाइम चलाई जाती हैं। एक योजना भी हम पढ़ेंगे भी, परंतु उससे पहले हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में जो था वो की गई थी। ये आप ध्यान रखें कि 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये ताकि टूरिज्म में जो है वो अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा सकें, तभी जो है वो इसको लाया गया है, इस योजना को, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या यहाँ से जोड़ सकते हैं आप? एक टूरिज्म का इंडेक्स भी जो है वो निकाला जाता है, जिसको ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कहते हैं। ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया लास्ट टाइम, ये 2022 में निकाला गया। 2021 का ये इंडेक्स हमारे पास है। 2021 का इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो निकालता है, WEF जो है वो निकालता है। इसमें इंडिया का रैंक जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इंडिया का रैंक इसमें 54th रहा। 54 जो है वो रैंक रहा इंडिया का 54। और टॉप अगर किसी ने परफॉर्म यहाँ पर किया तो साउथ एशिया में तो इंडिया ने ही टॉप किया। मतलब था तो रैंक 54, परंतु साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनमें तो इंडिया ने ही टॉप किया। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ना तो ओवरऑल जापान है। ठीक है, जापान के द्वारा जो था वो ओवरऑल टॉप किया गया था, वो भी आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि कोई कंट्री ऐसी जिसने सबसे गंदा परफॉर्म किया, तो चाद कंट्री थी, CHAD कंट्री है एक, चाद कंट्री, इसके द्वारा जो था वो सबसे खराब जो था वो परफॉर्म किया गया। तो ये भी ध्यान रखें कि टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 या फिर ये किसके द्वारा निकाला जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। हमारे पास जो रैंकिंग है वो आपने ध्यान रखनी है कि इंडिया का 54th रैंक रहा 2021 के इंडेक्स में। 2021 से पहले 2019 में जो इंडेक्स आया था उसमें क्या रैंक रहा था इंडिया का? उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 46th रहा था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि 2019 में 46 था, 2021 में ये 54 हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है और इस तरह से जो है वो पूरी बातें यहाँ पर हो गई। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड पूरी तरह से क्वेश्चन था HS के लिए खासकर, और बाकी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है। अगला क्वेश्चन भी देखें, टूरिज्म सेक्टर से ही रिलेट करेगा थोड़ा थोड़ा। बोलते हैं पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन इज बीइंग डेवलप्ड एंड शेर जगास इन डिस्ट्रिक्ट किन्नौर अंडर विच स्कीम। तो बोलते हैं कि जीरा सिरमौर के शेर जगास में किस योजना के तहत पैराग्लाइडिंग गंतव्य विकसित किया जा रहा है? अब देखो, सिरमौर में जो है वो पैराग्लाइडिंग साइट जो है वो डेवलप की जा रही है। सिरमौर के शेर जगास में जो है ये डेवलप की जा रही है, परंतु बोलते हैं कि कौन सी योजना के तहत जो है ये की जा रही है। अलग अलग योजनाएं दी गई हैं, तो ये नई राहें नई मंजिलें स्कीम है, एक ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके तहत जो है ये डेवलप की जा रही है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि ये जो नई राहें नई मंजिलें योजना है ये 2018-19 में जो था वो चलाई गई थी, या इस टाइम से जो है ये इम्प्लीमेंट हो रही है। इसका टारगेट क्यों चलाई गई थी? तो इसका यही है कि जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, जो अनटच है, जहाँ पर टूरिस्ट पहुँच नहीं पाता, जिनको टूरिस्टों को जिसके बारे में जानकारी नहीं है, उन क्षेत्रों को जो है वो एक्सप्लोर किया जाए। 2018-19 में 50 करोड़, 2019-20 में 50 करोड़, 2020-21 में 50 करोड़, 2021-22 में 50 करोड़ और 2022-23 में 50 करोड़, इनके टोटल 250 करोड़ रुपया जो है वो इसके लिए अप्रूव किया जा चुका है। ये आपने ध्यान रखना है किस तरह से है। इस योजना के तहत और भी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं, जैसे कि शिव धाम जो आपने मंडी में सुना था वो इस योजना के तहत जो था वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। आपने ध्यान रखना है कि पैराग्लाइडिंग साइट हो गया बीड़ बिलिंग, उसको भी जो है वो थोड़ा सा डेवलप किया जा रहा था। चांसल जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है उसको स्की डेस्टिनेशन के लिए जो था वो डेवलप किया जा रहा था। मंडी का जंजैहली जो है वो इको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा था। लारजी डैम हो गया, तत्तापानी डैम हो गया, पौंग डैम हो गया, इनको जो है वो वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो था वो डेवलप किया जा
जा रहा था। चूड़धार, नोराधार और ये हमने सिरमौर का जाना, इनको भी जो है वो इको टूरिज्म के लिए जो है वो डेवलप किया जा रहा था। और अटल रोहतांग टनल जो है ये भी टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, तो इसको भी जो है वो मेंटेन या फिर इससे रिलेटेड जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी यहाँ पर लाई गई। तो ये सारा आपने ध्यान रखना है कि नई राहें, नई मंजिलें योजना के तहत टोटल पैसा कितना दिया गया, किस तरह से जो है वो बेनिफिट दिया गया, क्या क्या चीज़ें इसकी तरह डेवलप की जा रही हैं। 2018-19 से जो है ये स्कीम काम करती आ रही है, ये आप ध्यान रखें। तो ये सारा हो गया इस योजना के बारे में, ये इंपॉर्टेंट योजना थी एक। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। आगे बोलते हैं अंडर द चीफ मिनिस्टर स्मॉल शॉपकीपर वेलफेयर स्कीम व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन लोन्स अप टू 50,000। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपये तक के ऋण पर कितना प्रतिशत उपदान जो है वो दिया जाएगा। अब सरकार कहती है कि जो छोटे दुकानदार हैं, जिनको बिजनेस करने में दिक्कत आती है, स्टार्टिंग में इनिशिएट करने में जो है दिक्कत आती है, उनको जो है जैसे कि कौन कौन से, जैसे दर्जी, मोची, नाई, मोबाइल रिपेयरिंग हो गए, सब्जी, फल, ये विक्रेता जो हो गए, इनको दिक्कत आती है। और अब कहते हैं कि इनको जो है हम क्या करेंगे, अगर ये 50,000 रुपये तक का लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो है वो इनको कुछ ना कुछ सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। राज्य सरकार कहती है कि 50,000 तक लोन के लिए 50% सब्सिडी हम दे देंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कितनी? 50% सब्सिडी देने की बात सरकार कहती है यहाँ पर। योजना का नाम है मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। योजना का नाम बहुत ज़रूरी है। अभी जब स्टार्ट की गई है तो 18 से 55, 18 to 15, ये आपने ध्यान रखना है कि 18 to 15 वर्ष आयु वर्ग के जो 75,000 व्यक्तियों को जो है वो उसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो एज ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 18 to 15 जो है ये 55 जो है ये एज ग्रुप है, इसको जो है वो यहाँ पर, और 75,000 लोगों को यहाँ पर फ़ायदा देने की बात कही गई है। और भी देखो, गिरिराज पत्रिका में जो आर्टिकल लाए थे ना, उनमें एक तो बात की गई थी सब्सिडी की। अब बहुत बार हम सब्सिडी को पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर कितनी सब्सिडी सरकार देती है। 50% सब्सिडी देती है, चाहे ई टैक्सी, ई ट्रक आप खरीद लो तो वहाँ पर 50% सब्सिडी देती है। लास्ट टाइम भी हमने जो पढ़ा था एक क्वेश्चन कि अगर कोई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहता है तब उसको भी जो है वो 50% सब्सिडी दी जाएगी। ये चीज़ें रिपीट हुई थी, तो मैंने ये फिर से जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है, ताकि हम नए क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर चुके हैं और जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको भी रिवाइज कर सकें, यही हमारा एम है। तो ये योजना के बारे में आपको पता चल गया, जो हमने आज जानी, पुरानी योजनाएं भी साथ में रिवाइज हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं 112.5 मेगावाट थापलन सोलर पावर प्रोजेक्ट इज प्रेजेंटली बीइंग डेवलप्ड इन डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि 112.5 मेगावाट की जो थापलान सौर ऊर्जा परियोजना है प्रेजेंट टाइम में किस जिले में विकसित की जा रही है। तो 112.5 मेगावाट की जो थापलन सोलर पावर प्रोजेक्ट है ना, ये विकसित किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में ये विकसित किया जा रहा है। एक आध बार तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु एक बार फिर से गिरिराज पत्रिका में आया था तो इसके बारे में जो है हम डिटेल से जान लेते हैं। ये जो सरकार कहती है कि हम क्या करेंगे, हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे 2026 तक। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे ही पॉसिबल है कि इस तरह की परियोजनाओं को हम बढ़ावा दें। थापलन परियोजना जिसकी क्षमता जो है वो 112.5 मेगावाट है, ऊना में विकसित की जा रही है। कांगड़ा जिले के फतेहपुर में जो है वो 20 मेगावाट की एक परियोजना जो है वो विकसित की जा रही है, ताकि क्या हो, सोलर एनर्जी को भी बढ़ावा मिल सके और हिमाचल का टारगेट भी पूरा हो सके। सिरमौर जिला का कोल्लर है, सिरमौर का जो कोल्लर है वहाँ पर भी जो है वो एक योजना जो है वो बनाई जा रही है इस तरह की, और ये योजना जो है वो कितने मेगावाट की है, ये 30 मेगावाट की जो है वो योजना है, ये आपने ध्यान रखना है। और कांगड़ा जिले का जो राजगीर है, कांगड़ा का जो राजगीर है वहाँ पर भी इस तरह की एक योजना जो है वो बनाई जा रही है। राजगीर में जो योजना बनाई जा रही है उसकी कैपेसिटी है 12.5 मेगावाट। तो कांगड़ा में दो परियोजनाएं हो गई, एक तो कांगड़ा जिले का फतेहपुर है जहाँ पर जो है वो 20 मेगावाट की है, एक कांगड़ा जिले का राजगीर है जहाँ पर 12.5 मेगावाट की परियोजना है। एक हमारे पास सिरमौर की कोलर परियोजना हो गई जो कि 30 मेगावाट की है। जो कोलार माइंस है ना, उनकी बात नहीं हो रही है, वो तो किसी और स्टेट में है। जाके कौन से स्टेट में है कोलार माइंस, ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि कोलार माइंस जो है वो कौन से स्टेट में स्थित है। हम तो कोलर जो सिरमौर में स्थित है उसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर 30 मेगावाट की ये परियोजना विकसित की जा रही है। और ये योजनाओं के बारे में सारी बात की गई थी।
तो इतना आप नोट कर लें, काफ़ी है यहाँ से ध्यान रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं हिंदी डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। अब गिरिराज पत्रिका में क्यों हिंदी डे आया होगा? हिंदी डे गिरिराज पत्रिका में इसलिए आया था क्योंकि हिंदी भाषा का हिंदी डे मनाया गया और इस दिन जो था वो राजभाषा पुरस्कार जो था वो दिए गए। एक राज्य स्तरीय समारोह जो था वो रखा गया था शिमला के गेयटी थिएटर में और उप मुख्यमंत्री यहाँ गए थे, तो इसीलिए ये चर्चा में आया। हिंदी डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी डे प्रत्येक वर्ष जो है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चलो ठीक है जी, 14 सितंबर को ये डे जो है वो मनाया जाता है। आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, अब प्रैक्टिस ना होना तो कन्फ्यूज़न अक्सर हो जाता है। मैंने एक क्यूज डाल रखा था आपका। ये क्यूज जो था वो मैंने कहाँ पर डाला था? मैंने टेलीग्राम पर ये क्यूज डाला था। मैंने 2 क्वेश्चन वहाँ पर दिए थे। मैंने दिया था क्वेश्चन कि वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी डे जो है वो कब मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने डाला था कि नेशनल हिंदी डे जो है वो कब मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने डाले थे। अब सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज रही ना कि आंसर कौन सा टिक किया जाए सही, सभी ने 14 सितंबर ही जो है वो दोनों में सबसे ज़्यादा टिक किया। हालांकि ये जो नेशनल हिंदी डे है ना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो वर्ल्ड का हिंदी डे है वो कब मनाया जाता है? वो 10 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। 10 जनवरी को ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और वर्ल्ड हिंदी डे का जो है वो सिर्फ 10% लोगों ने 10 जनवरी से ही टिक किया था, बाकी सभी ने 14 सितंबर ही टिक किया था। तो ध्यान रखें जी, वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल हिंदी डे, जिसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहेंगे, वो 14 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। 10 जनवरी 14 सितंबर। अब इन दोनों डेट्स में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये भी पता चल गया कि क्यों चर्चा में आया, क्योंकि इस दिन राजभाषा पुरस्कार जो था वो दिए गए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हेन इज डग्याली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं डग्याली त्यौहार हिमाचल प्रदेश में कब मनाया जाता है? ये यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिए, मैंने डायरेक्ट लिखा है आंसर। भाद्रपद मास की चतुर्दशी को जो है ये मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं घुमा फिरा कर, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बेस्ड कई बार बना देते हैं क्वेश्चंस को। तो हम जान लेते हैं कि क्या पूरी तरह से इस त्यौहार के बारे में है और क्या आपको याद रखना है, क्या आपको याद नहीं रखना है। इसकी डग्याली जो है ना, डग्याली की छोटी सी कहानी है, उसको ही हम जानेंगे और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, डग्याली जो फेस्टिवल है ना, ये डायनों के साथ जोड़ा जाता है और इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं जो हैं वो प्रचलित है। कहा जाता है कि डायन जो होती है इस दिन नाचने से पहले जो है वो देवी देवता के मंदिर जाती है और वहाँ से जो है वो अनुमति लेती है और वो ये भी कसम खाती है, शपथ लेती है कि हम किसी प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये परंपरा है कि डग्याली की रात को जो है वो अरबी के पत्ते, जिनको पतरोड़ू कई क्षेत्रों में पतेड़ इस तरह से कहा जाता है, और धिंदड़े बनाए जाते हैं और फिर रात को दरवाजे पर रख कर जो है वो इनको काटा जाता है। इनको जो है वो खासकर किसी लोहे के किसी यंत्र से या फिर कुल्हाड़ी से जो है वो काटते हैं और काटते समय ये बोलते हैं कि ये डायन का हाथ कटा, ये डायन का सिर कटा, और उस तरह से जो है फिर अरबी के पत्तों की सब्जी बनाकर जो है वो खा ली जाती है। ये प्रथा जो है वो सदियों से चली आ रही है। हालांकि आज आपको ये प्रथाएं देखने को कम भी मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है न्यू जनरेशन चीज़ों के ऊपर विश्वास भी नहीं करती। कहा जाता है कि डग्याली की रात को जो ताबीज बनाए जाते हैं वो जादू टोने से जो है वो बचाते हैं, और कई मंदिरों में आज भी जो है वो डग्याली की रात को जो है वो जगराते जो है वो होते हैं, जागरण जो है वो यहाँ पर होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। कहा जाता है कि जो पंडित होते हैं, कुल पुरोहित होते हैं, वो या फिर गुर गांव के हो गए, वो घर घर जाकर जो है चावल और सरसों के दाने जो है वो मिलाकर मंत्रोच्चारित करते हैं और लोगों में बांटते हैं। इसके बदले उन्हें अनाज और पैसा जो है वो लोग देते हैं। छोटी और बड़ी डग्याली के दिन जो है वो आसपास खेत खलिहानों में चावल और सरसों के थोड़े थोड़े दाने जो है वो फेंके जाते हैं। ये सारी परंपराएं हैं जो चलती आ रही हैं। बताने का मोटिव, ये देखो एग्जाम में तो नहीं आएंगी, बताने का मोटिव यही है कि जो युवा पीढ़ी है वो इन सभी त्योहारों से, इन सभी उत्सवों से जो है वो अवगत हो सके। और पूछा जाए कि भाद्रपद मास की कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद मास की चतुर्दशी को ये मनाया जाता है। कहानियाँ तो आपने सुन ही ली, किस तरह से डायनों के साथ जोड़ा जाता है और किस तरह से पकवान बनते हैं, किस तरह से क्या कहा जाता है। और हो सकता है आपने कोई और कहानी भी सुनी हो तो आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अच्छी सी कहानी यहाँ से है। क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं विच सिटी ऑफ हिमाचल हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन एयर सर्वे 2023। तो ये जो एयर सर्वे हुआ 2023 का, इसमें बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी सिटी है वायु सर्वेक्षण में जिसको जो था
वो पहला स्थान हासिल हुआ। लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था, हर एक फैक्ट यहाँ से जाना था। जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर आपको मंथ के एंड में कंपाइल करके ये सारी गिरिराज पत्रिका की PDF हम प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।